powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. हमारा शरीर अपने आप में एक अनूठी मशीन है जिसका हर पुर्जा अपने हिस्से का काम बिना रुके करता रहता है। लेकिन अगर किसी तरह की लापरवाही हो तो बीमारी अपना सिर उठाने लगती है और एक हिस्से की बीमारी दूसरे अंगों पर भी असर डालती है। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके प्रति लापरवाही जानलेवा हो सकती है। हाल के वर्षों में खान पान और दिनचर्या में बदलाव के चलते दुनिया भर में किडनी की बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में भी यह संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यहाँ हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अगर हम समय रहते कुछ सावधानियाँ बरतें तो क्या इससे बचा जा सकता है? इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष महाजन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो अवेयरनेस का कार्य कर रहे हैं मुदगल शो के द्वारा, तो उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मनीष महाजन जी, जो एक मुरादाबाद में नेफ्रोलॉजिस्ट, बहुत सीनियर कंसल्टेंट हैं किडनी ट्रांसप्लांट के, और एक बहुत ही अच्छे तजुर्बेकार और बहुत ही सहायक डॉक्टर हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका शो में स्वागत है। सर, जैसा हम ये काम कर रहे हैं जो अवेयरनेस मुदगल शो के द्वारा, तो सर हमारे जो ऑडियंस है, मैं ये चाहता हूँ कि उन ऑडियंस को हम कुछ अवेयर कर पाएँ। जैसे किडनी की आजकल बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम, एक आम प्रॉब्लम हो चुकी है, और पथरी भी इसका एक कारण हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कि पहले तो थोड़ा सा ये समझाइए कि नेफ्रोलॉजिस्ट होते कौन है? नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं जो गुर्दा से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका ख्याल में रखते हैं। जैसे क्रिएटिनिन बढ़ना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब के थ्रू प्रोटीन आना, पैर में सूजन आना, चेहरे में सूजन आना, और स्टोन के कारण अगर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हम बोलते हैं, किडनी में सूजन आ जाना, और डायलिसिस के पेशेंट जैसे होते हैं, तो इन सब को हम देखते हैं और इनका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर, जैसे किडनी अगर किसी की मतलब कोई ख़राब हो जाती है, जैसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है इसका, तो वो क्या सर इमीडिएट हो जाती है, या उसको मतलब पहले से कुछ इंडिकेशन आ रहे होते हैं बंदे के पास कि भाई इसकी किडनी में कुछ इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसे प्रिकॉशन लेनी चाहिए? इसकी अगर शुरुआत से हम बात करें, हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट तो बहुत लास्ट स्टेज में हम बात करते हैं, अगर शुरुआत से हम बात करें, हमारे भारतवर्ष में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं। जो डायबिटिक होंगे और वो उनको ब्लड प्रेशर भी बहुत सारे पेशेंट को होते हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, और डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन के कारण हाइपरटेंशन तो है ही, साथ में हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है, अल्टीमेटली जाके किडनी में भी असर करते हैं। जब किडनी में असर होता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो बगल में किसी लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, जिसके कारण एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है किडनी की। अगर किडनी की रोकथाम हम स्टार्टिंग से कर लें, जैसे जब डायबिटीज़ हो या नॉन डायबिटिक भी कोई पेशेंट हो, कोई सिम्टम्स अगर आ रहा है तो यूरिन रिपोर्ट में आ जाता है, तो अगर रोकथाम उस वक्त करें तो बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन खैर बहुत लोग रोकथाम नहीं कर पाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, सही इलाज नहीं हो पाता उनका, तो क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ के आ जाता है, बहुत सारे डायलिसिस में चले जाते हैं और जीवन पर्यंत डायलिसिस में रहते हैं। खासकर वो लोग जो कि पैसे से बहुत कमज़ोर हैं और जो थोड़े बहुत पैसे से ठीक हैं, वो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं कि हमारे घर में कोई देने वाला है, डॉक्टर साहब कोई, अगर हम भी उनको समझाते हैं कि अगर समय पर ट्रांसप्लांट करा ले तो ज़िंदगी, जीवन शैली और जीवन के तरीका भी बहुत है। अच्छा, मतलब अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगी तो डायलिसिस मैंडेटरी चीज़ होती है, डायलिसिस में रहना होता है। अगर डायलिसिस ना कराए तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो डायलिसिस तो कराना ज़रूरी है समय पर, सही 4 घंटे की डायलिसिस और
सही खान पान, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लंबे जीवन के लिए। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसप्लांट का स्कोप है, अगर आपके घर में कोई किडनी देने वाला हो, डोनर देने वाला हो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने सारे पेशेंट को कि ट्रांसप्लांट अगर करा सकते तो उससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि एक लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाता है। वो 4 घंटे का डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन भी बहुत है, और ट्रांसप्लांट में 2-3 दवाइयाँ होती हैं, बस उसको ज़िंदगी भर खाते रहना है और प्रिकॉशन लेना है अपने आप को ना, जैसे ज़्यादा धूल में ना जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। अगर इन सब चीज़ों से आप बच के रहें तो आपकी जीवन 20 साल 25 साल तक भी बढ़ जाता है। और सर जैसे आपने कहा किडनी ट्रांसप्लांट एक लास्ट स्टेज होती है, तो सर जैसे मान लीजिए किसी की कोई सूजन आ रही है, सपोज आंखों के नीचे या मुंह पे सूजन आ रही है, तो वो अगर ज़्यादा पानी का कुछ मतलब ऐसे भी उपचार जो वो अपने आप थोड़ा सा डॉक्टर के साथ तो करे, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन इसके साथ अगर वो ज़्यादा पानी पीने की पिए तो इन सब से भी कुछ असर पड़ता है? जी बिल्कुल, पानी का इससे बिल्कुल रिलेशन है। और जब गुर्दे खराब होते हैं तो 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे यूरिन में प्रोटीन आना भी होता है, और जब गुर्दे काम नहीं करते अच्छे से तो आपके पेशाब, अगर आपने 1 लीटर 24 घंटे में लिया तब 500 लीटर ही आप गुर्दे से निकाल पाते हो, बाकी 500 तो कहीं 500 ml कहीं न कहीं तो जाएगा, है ना। तो ये आपके डिपेंडेंट पार्ट पैर में जाता है, चेहरे पे जाता है, और ये फेफड़े में भी जाता है। अगर इसका सही समय पे इलाज ना करें तो पेशेंट को निमोनिया भी हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। वेंटिलेटर में भी बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं, तब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इनको ठीक करना। लेकिन सूजन के कोई भी फर्स्ट सिम्टम आपको दिखे, तुरंत आप बगल में कोई भी अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट है उनके पास जाएं, वो आपको उसकी दवा स्टार्ट करेगा कि कभी भी आपको वो सूजन शरीर में ना आए। तो सर जैसे आजकल पथरी तो बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि हर 5 में से 1 व्यक्ति को पथरी की प्रॉब्लम तो है ही, तो इसका मतलब वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उनको अपना। सबसे पहले तो उनको खान पान का ख्याल रखना चाहिए। खान पान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पथरी के फॉर्मेशन में। सेकंड थिंग, अगर पथरी आपको हो जाता है तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा अल्ट्रासाउंड और बहुत सारी जांचों का। ये देखना ज़रूरी है कि अगर आपको पथरी है तो किस साइज़ का है, पथरी के कारण कहीं किडनी में कुछ असर तो नहीं हो रहे। अगर पथरी बड़ा है तो हमारा एक टर्म होता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, उससे किडनी की सूजन भी हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। और बहुत सारे केसेज ऐसे हो गए हैं कि पथरी के कारण क्रिएटिनिन 10, 12, 15 भी हो गए हैं, उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन अगर सही समय पे ट्रीटमेंट हो, पथरी का इलाज हो जाए तो शायद पेशेंट डायलिसिस से भी बच सकेगा और अपने गुर्दे को भी बचा कर रखेगा। तो सर मतलब हमें किडनी जो लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट हैं वो 3-4 महीने में एक बार कराने चाहिए हर व्यक्ति को? एक सर्टेन इसके बाद ऐसे तो मैं रिकमेंड करूंगा हर 6 मंथ का फुल बॉडी चेकअप कराएं, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और अगर आपको कोई सिम्टम्स अगर आ जाते हैं, जैसे डायबिटिक है आप, अगर हार्ट की कोई बीमारी है जैसे CAD कोरोनरी हार्ट डिजीज अगर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की कोई भी और बीमारी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ महीने में एक बार ज़रूर जांच कराएं, नज़र रखें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नज़र रखें और डॉक्टर से मिलते रहें। अच्छा, और सर कुछ पेशेंट्स में बड़ा एक फोबिया, एक डर होता है कि यार डॉक्टर साहब ने डायलिसिस बता दिया, ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में होता है, तो सर उनको डरना चाहिए डायलिसिस से? यानी मान ली किसी की स्टेज ऐसी आ गई है तो डॉक्टर तो डायलिसिस को रिकमेंड करेगा ही, तो वो उनको क्या करना चाहिए? मतलब डायलिसिस से डरना चाहिए, या मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर तो कह रहा है डायलिसिस कराओ, लेकिन वो करवाते नहीं डायलिसिस। और ये आपने बहुत ही चैलेंजिंग आपने क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाना चाहूँगा कि डायलिसिस के इंडिकेशन बहुत सारे होते हैं, एक गुर्दा खराब होना ही इंडिकेशन नहीं होता। हम सेप्टिसेमिया में भी हम करते हैं, क्रेटिन बढ़ा उसमें भी करते हैं, कभी कभी एक ही टर्म बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, कभी कभी कुछ हुआ, एक्सीडेंट हो गया या इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण किडनी टेम्पररी काम करना बंद कर जाता है, तो उस वक्त हमें जीवन को बचाने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और हमें बिल्कुल कराना चाहिए। लेकिन मुरादाबाद में बहुत सारे मेरे पास लोग आए, मैंने उनको बोला भी डायलिसिस की ज़रूरत है, तो उनको एक फोबिया है कि एक बार डायलिसिस हो गया तो शायद जीवन पर्यंत की डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप विश्वास करें, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको शायद 2 से 3 या 1 डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी है और आगे उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, गुर्दे भी परफेक्टली काम कर रहे होते हैं। ये एक सेक्शन के लोग हैं, ठीक है। जब आपको अगर नेफ्रोलॉजिस्ट अगर आपको बता रहा कि शायद 1-2 डायलिसिस की अभी ज़रूरत है, आगे शायद नहीं पड़ेगी ज़रूरत, तो शायद नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब दूसरे सेक्शन के लोग होते हैं जिनके गुर्दे बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, 95% ख़राब हो जाते हैं, तो
ऑफ कोर्स वो शरीर की गंदगी गुर्दे नहीं निकाल पाता। वो गंदगी जितना देर शरीर में रहेगा आपको 10 तरह की बीमारियां करेगा। वो हार्ट अटैक भी कर देगा आपको निमोनिया भी कर सकता है, आपको अब बहुत अलग अलग बीमारी भी कर सकता है। आप इन्फेक्शन लेवल भी हाई हो सकता है, आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो ये अलग तरह के लोग होते हैं, इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और हमेशा कराना होता है, क्योंकि कोई भी गंदगी अपने शरीर में नहीं रखना चाहता। तो आप भी इस बात को समझें, ये आपका गुर्दा गंदगी नहीं निकाल पा रहा है तो आपको निकालने के लिए जाना होगा, क्योंकि इससे के थ्रू। क्या आप अपने बच्चे के कैरियर को लेकर चिंतित हैं? कौन सी स्ट्रीम आपके बच्चे के लिए बेस्ट है? जानिए मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस रिपोर्ट के द्वारा। आज ही संपर्क करें। तो सर वैसे डायलिसिस का प्रोसेस क्या हुआ, मतलब है क्या डायलिसिस? जैसे अगर हम टेक्निकल बात करें डायलिसिस, क्योंकि आधे पेशेंट तो डायलिसिस के नाम से डर जाते हैं, उन्हें इसकी प्रतिक्रिया नहीं पता कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ। अगर आपके घर में पानी आना बंद हो जाता है तो आप प्यासे नहीं मरेंगे, है ना। आप पड़ोसी के पास जाते हैं, बोलते हैं यार मेरे को यार आज पानी दे दो, प्लम्बर से मैं ठीक कराऊंगा सब कुछ, कल से पानी आने लगेगा। तो डायलिसिस भी वही है। शरीर से जब गंदगी नहीं निकलती है तो एक आर्टिफिशियल एक मशीन होती है, वो एक तरह से समझें कि वो आपका किडनी का मशीन है, किडनी है वो। तो आप उसकी मदद लेते हैं कि अपने शरीर की गंदगी निकालने के लिए। डायलिसिस की अगर ज़रूरत है, अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है डायलिसिस, तो उससे बिल्कुल ना भागें, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया 4 घंटे की डायलिसिस और क्वालिटी डायलिसिस और एक अच्छा खान पान ही लंबे जीवन शैली का आपका सीक्रेट रहेगा। तो मीन्स हुआ सर डायलिसिस जो है एक आर्टिफिशियल गुर्दा हो गया, राइट? है ना, जो शरीर से बाहर रखा हुआ है वो एक तरीके से जैसे जनरेटर हो गया पावर बैकअप के तौर पे, वैसे शरीर के लिए वो हो गया। तो आपको उसकी मदद लेनी होगी। अगर आपके गुर्दे खराब है तो आप उनके मदद लें और अपने शरीर की गंदगी समय पे आके हर दूसरे दिन आके या सप्ताह में 3 दिन, या जैसे आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइस करा 2 दिन, 1 दिन या 3 दिन सप्ताह में आप आके अपनी गंदगी निकालें और फिर अपने नॉर्मल जीवन शैली में चले। अच्छा सर, जैसे आप मुरादाबाद में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, तो ऐसा देखा गया कि जो मुरादाबाद के अंदर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई यहाँ पे एक अच्छा मतलब हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो वो दिल्ली जा रहे हैं या कहीं भी। तो ये सही है बात है, या मतलब कि दिल्ली जाना या मुरादाबाद में मिल सकता है ट्रीटमेंट? जी बिल्कुल, मैं दिल्ली में मैंने 5 साल काम किया हुआ है, सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैंने काम किया हुआ है। लास्टली मैं यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल और जेपी हॉस्पिटल में था और मैंने काफ़ी ट्रांसप्लांट भी वहाँ किए। अब आज मैं मुरादाबाद में हूँ, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट वही दे रहा हूँ जो मैं दिल्ली में देता था। मुरादाबाद से लोग मेरे पास भी वहाँ आते थे, लेकिन बस एक साइकोलॉजिकल है बहुत लोगों की, शायद दिल्ली में जाके हमें कुछ शायद हम डायलिसिस से बच जाए या बेटर ट्रीटमेंट हो। तो ये लोगों की आप सोचने का तरीका आप नहीं बदल सकते, समझाना हमारा काम होता है, ठीक है। करते वो है अपनी मर्जी से, या तो मुरादाबाद में रुक जाएं, अगर अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, तो ट्रीटमेंट में तो कोई कमी नहीं होती। और फिर भी अगर आपको लगता है दिल्ली जब, तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं बदल गया होता है। और हम नेफ्रोलॉजिकल सोसाइटी में हमें सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। अगर एक पर्चे दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो उसको भी पता होता है कि चलो डॉक्टर महाजन का है, बहुत ज़्यादा नहीं बदलता अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत अच्छा है तो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुरादाबाद से बाहर जाने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब तो बहुत स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल ही रहे हैं। जब तक कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ की आपको ज़रूरत ना हो जो दिल्ली में ही अवेलेबल है और हमारे मुरादाबाद में नहीं है। ऑफ कोर्स छोटा टाउन है, फैसिलिटीज़ वाइज थोड़ा सा वी फेस टफ टाइम्स विद द पेशेंट। फैसिलिटीज़ तो हम उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल करते हैं, लेकिन जो भी लिमिटेड सुविधाएं हैं मुझे लगता है उसमें पेशेंट को एक अच्छी ट्रीटमेंट मिल जानी चाहिए। और सर जो आपके जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो असिस्टेंट्स होते हैं आपके, तो वो सर जैसे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई वो क्वालिफाइड नहीं है या वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं देख पा रहे हैं, क्या ऐसा होता है सर कुछ? या उन लोगों का आपकी प्रॉपर बात? अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करते हैं तो इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मेरे पास 3 डायलिसिस टेक्नीशियन हैं, सबको मैंने खुद से ट्रेन किया हुआ है। और थोड़ी बहुत अगर कमी कहीं मुझे लगती है तो इसके लिए मैं वर्क भी कर रहा हूँ दिल्ली से। जैसे मैं अभी 10 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ डायलिसिस, जो वहाँ के बड़े अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनको मैंने बोला जो मेरे टीम में 2 से 3 दिन 4 दिन में आके वो मेरे को ज्वाइन करेंगे। और उन सब पे आप प्रॉपर मतलब वॉच रखते हैं कि भाई गलती तो नहीं हो रही है? जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ की
जो मैंने अपनी टीम बनाई है, मैं सारे टीम के मैंने दिल्ली से ही हायर करके बुलाया हुआ है। अच्छा। और उनको पता होता है, मेरे बोलने से पहले वो समझ, मतलब दिल्ली से मतलब है सर जो सीनियर लोग हैं जिनको मतलब जो क्वालिफाइड है, दिल्ली का हो चाहे कहीं का भी हो, आपने हॉस्पिटल में जो काम कर रहा है 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, पता है कि पेशेंट, खासकर डायलिसिस पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। एक तो फाइनेंशियल बर्डन होता है, सोशल बर्डन होता है, और जब आप उनको देखो ना तो उनको लगता है कि रे अब होप मिल गया, डॉक्टर साहब आए हैं। तो टेक्नीशियन 4 घंटे बिताता है उनके साथ। अगर टेक्नीशियन सॉफ्ट हार्टेड नहीं होगा, सॉफ्टली बोलने वाला नहीं होगा, तो वो तो ऐसे ही परेशान है भाई। अगर आप प्यार नहीं दोगे तो वो तो और परेशान हो जाएगा। तो टेक्नीशियन को ऐसा होना चाहिए कि गए वहाँ 4 घंटे वो जो बिता रहा है डायलिसिस के साथ, वो आदमी बिल्कुल भूल जाए कि वो डायलिसिस करा रहा है, कुछ करा रहा है। नहीं सर, आपके बारे में हमने थोड़ा पूछा जाना, जो समझ में आया कि आप तो बिल्कुल मतलब एकदम फ्रैंकली बात करते हैं पेशेंट से भी, और बिल्कुल अच्छे से मतलब एक दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स ने मुझे बताया कि जो हमारी पता लगा कि डॉक्टर साहब तो यार बिल्कुल ऐसा लगता है एकदम पहले मिले नहीं, बहुत पुरानी मुलाकात है। तो ये क्या आपका रहता है, ये मतलब एक दवाई एक मतलब आपकी ट्रीटमेंट का हिस्सा है क्या? नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको आप नेचर तो नहीं बदल सकते। मैं बड़ा सामाजिक इंसान हूँ। और दूसरी चीज़, जब पेशेंट आते हैं वो ऐसे ही परेशान रहता है, अगर उसका फंसाओ ना, अच्छे से बात ना करो, और उसको ये लगे डॉक्टर साहब क्या, वो तो बातों से ज़्यादा ठीक हो जाता है, खुश हो जाता है। इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल। तो मैं चाहता हूँ बातों से उसको ज़्यादा ऐसे खुश कर दूँ कि उसको लगे ना कि बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको मैं एक रे ऑफ होप देता हूँ कि ना भाई आप आए हो, ठीक हो जाओगे। और मैं अपने ओपीडी में मैं बताता हूँ, मैं किसी पेशेंट को 10 मिनट से कम समय नहीं देता। अच्छा। परिवार की तरह बात करता हूँ, क्या है क्या नहीं। हाँ, आराम से देखता हूँ। मेरे को 20-25 पेशेंट देखते देखते सुबह से शाम हो जाता है, रात हो जाता है, मैं इतने में थक जाता हूँ। मेरी कैपेसिटी 100 पेशेंट देखने की नहीं है क्योंकि सबसे मिलना जुलना रहता है। और अगर आप पता करें, मेरे जितने पेशेंट हैं सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है। सब मुझे डायरेक्टली कॉल करते हैं, रात को 12 बजे भी कॉल करते मैं उठाता हूँ, 2 बजे भी कॉल करते मैं उठाता हूँ। अब मैं परेशान नहीं होता, मैं इनको बोलता हूँ 10 बार कॉल करो मेरे से, 10 बार कोई दिक्कत हो 10 बार कॉल करो, बशर्ते एक बार कॉल ना करो और बीमार हो जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 बीमारियों से घिरे होते हो। अगर कोई रात को दिक्कत हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए, अगर आप मेरे को नहीं कॉल कर रहे हो शर्म से, तो रास्ते भर में आपके साथ बहुत कम से कम रास्ते में कुछ मैं इमरजेंसी केयर तो बता तो दूंगा कि ये कर लो। उससे एक जान बच जाती है। थोड़ा सा अगर नेगेटिवनेस हो जाता है, कभी ऐसे कभी हो भी गए हैं कि पेशेंट ने रात को कॉल किया है, मैंने उठाया नहीं है, 4 बजे सो के देखा मिस कॉल है, तो पता चला पेशेंट को वेंटिलेटर लगा हुआ है। तो उस वक्त ना उस बोझ को आप नहीं उठा पाओगे। तो मैं हमेशा फ़ोन को रिंगर में रखता हूँ, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई पेशेंट। और सबके पास मेरे पर्सनल नंबर है। आप कोई भी पेशेंट का लिस्ट उठा लें, सबके पास पर्सनल नंबर, सब डायरेक्ट मेरे से वार्तालाप करते, चाहे उनके फैमिली मेम्बर हो चाहे वो। अपनी खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के द्वारा। ऑर्डर के लिए कॉल करें। ऐसा सब बहुत कम होता है, बहुत कम डॉक्टर्स है जो साइकोलॉजिकली ज़्यादा काम करते हैं। दवाई तो देनी है, वो तो है, बहुत ज़रूरी है सर। जो किडनी के पेशेंट होते हैं, मैं क्या बताऊं, 4 बीमारियां उनको पहले से होती है। डायबिटीज़ भी होते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर भी होता है, 1-2 हार्ट अटैक भी उनको हुए रहते हैं, स्टेंटिंग हुआ रहता है उनको, और तो और एनेमिक भी होते हैं, हेमोग्लोबिन कम होता है, कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा मेजर इशू है उनको। तो ये तीसरी चीज़, भूख भी उनको नहीं लगता, ढंग से खाना भी नहीं खा पाते। तो 5-6 चीज़ें ना उनको एक साथ होती है बीमारियाँ। वो एक बार में 10-12 टैबलेट खा रहे होते हैं। अगर आप उन पर प्रॉपर ध्यान ना दो, वो तो ऐसे ही परेशान है। थेरेपी में आपको ध्यान रखें, एक तो उनको खुश रखो, एक आप उनको ज़िंदगी बताओ कि भाई ज़िंदगी आपके पास है, काफ़ी है ना, तो हमेशा अवेलेबल रहो। उनको फील होना चाहिए मेरा डॉक्टर तो मेरे पास है, एक कॉल में उठा लेगा। हाँ सर, ये बहुत बड़ा एक मतलब आपका प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से मतलब हमारी टीम ने जो पता लगाया कि डॉक्टर साहब से अगर बात करो तो आधी बीमारी तो ऐसे ही सही हो जाती है। तो मुझे नहीं पता, तो आप मेरे को बता रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा, और सर अगर हम एक और बात करें कि भाई किसी बंदे को ये किस स्टेज पे ज़्यादा क्रिटिकल डेवलप हो जाती है किडनी का, कोई स्टेज है इसमें, एज है, या मतलब ये कभी भी हो सकता है कुछ भी? नहीं, ये कभी भी हो सकता है। मेरे पास 2-7 साल के भी बच्चे हैं जो डायलिसिस पे हैं अभी फिलहाल। और ये किस्मत है, ये आप जिसको होना है वो हो जाएगा। हर कोई को पहले से पता चल जाए कि वो डायलिसिस या गुर्दे की बीमारी से बच सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने डायलिसिस या गुर्दे वाले पेशेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
खान पान का ख्याल रखें, नियमित जांच कराएं। और आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कितनी फैसिलिटीज़ दे रखा है, आयुष की फैसिलिटीज़ दे रखा है। बगल के आपके सरकारी अस्पताल में फ्री की जांचें हो रही है, इसका फ़ायदा उठाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा, समय पे इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, मेडिकल इंश्योरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फाइनेंशियल बर्डन लेकर ये जो बीमारी है ये कभी जाएगा नहीं जब तक ये अपना एक्सपायर नहीं हो जाती है। फाइनेंशियल बर्डन लेके जाता है और जब एक बार आप एडमिट होते हैं तो 20,000 50,000 कहाँ खर्च होते हैं आपको नहीं पता चलता। बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो खेत बेच के इलाज कराते हैं। अब मुरादाबाद रीजन में मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जिनके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, इलाज कराना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। मेरे पास कोई किडनी का पेशेंट आता है, मैं इनडायरेक्टली उसको बोल देता हूँ, डायरेक्टली बोल देता हूँ, भाई कोई कार्ड बनवा लो या BPL का बनवा लो या आयुष का बनवा लो, कम से कम कभी एडमिट हो गए फ्री में तो इलाज होगा। दूसरी चीज़, डायलिसिस के जो चार्जेस हैं मुरादाबाद में 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक वैरी करता है हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल। तो कम से कम आप 3,000 रुपये जो सप्ताह में 2 बार आप दोगे डायलिसिस के लिए, आप इससे बच जाओगे। मैं सबको ये एडवाइस करूँ, आप आयुष का कार्ड बनवाएं कि आप ये खर्च से बचेंगे। दूसरा, एक मेडिकल इंश्योरेंस कराएं कि कल के डेट में भगवान ना चाहे कि आपको इस तरह की कोई बीमारी हो तो आप इन सब सारे खर्च से बच जाते और एक घर में फाइनेंशियल बर्डन जो है उससे आप सबको बचा लेते हैं। तो सर थोड़ा सा पब्लिसिटी मैं अपनी भी कर देता हूँ। दोस्तों मैं भी मेडिकल इंश्योरेंस करता हूँ, तो किसी को कराना हो तो बताइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि मैं तो आप बोले मैं तो अपने पेशेंट को भेजूँगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इंश्योरेंस हो जाए। सर काफ़ी सालों से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। इसमें सर डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जो डॉक्टर जब तक पेशेंट को नहीं समझाता है नहीं करता है, डॉक्टर को बताना होता है कि देखो इतने खर्चे होंगे, ये इंश्योरेंस करा दोगे तो इतने पैसे बच जाते हैं। पेशेंट जो है डॉक्टर का बात सुनता है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ना बहुत ही प्योर होता है। और मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि सारे डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं, वो अपने पेशेंट को जरूर एडवाइस करें, चाहे वो इनिशियल फेज में आपके पास आए हो चाहे लेट फेज में आए हो, करा ले। कम से कम जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इन सब खर्चों से भी बच जाए। अच्छा, और सर अगर पथरी की अगर हम बात करते हैं तो ये पथरी लोग कहते हैं भाई होम्योपैथिक की दवाई से जल्दी सही हो जाती है, कुछ ऐसा कहते हैं। सर पर्सनली मेरा ऐसा कोई अनुभव तो है नहीं। अच्छा। और लोग खाते होंगे, लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा, लेकिन पर्सनली मैं इसमें कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अनुभव मेरा नहीं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनको अपने तरीके से ट्रीटमेंट करता हूँ। हमारे मित्र यूरोलॉजिस्ट हैं, मुझे अगर ज़रूरत होता है कि अगर उनका सजेशन अगर लेना है तो मैं सजेशन लेने पे भी नहीं हिचकता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि एलोपैथिक से अच्छा इलाज किसी और। अच्छा सर, मतलब पथरी और किडनी फेलियर ये दोनों एक सिमिलर चीज़ है क्या? नहीं जी, बिल्कुल दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। पथरी किसी को भी हो सकता है। अच्छा। जैसे मैंने बताया खान पान वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी को भी हो सकता है पथरी, और इसकी ट्रीटमेंट और इलाज ही बहुत ही सिंपल है। अच्छा। लेकिन अगर किडनी फेलियर की अगर हम बात करते हैं तो गुर्दा किसी कारण से काम करना बंद। तो पथरी के कारण से भी तो गुर्दा फेलियर। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया, जब पथरी अगर बड़े साइज का हो जाता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, पेशाब में इन्फेक्शन भी होता है उससे, और किडनी सूजने लगता है और किडनी काम करना भी बंद कर जाता है। अगर इसका इलाज आप समय पे कराएं तो आप बहुत किडनी के अलग कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। उस वक्त तो शायद किडनी टेम्परेरी ख़राब होगा, लेकिन ढंग समय पे इलाज ना कराएं तो वो परमानेंट भी हो सकता है। तो इसका समय पे इलाज कराएं। और किडनी फेलियर जैसे मैंने बताया टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होता है। टेम्परेरी का सही रीज़न अगर हम ढूंढ लें कि इस रीज़न से इसकी किडनी फेलियर हुई है, मानिए जैसे आपने पथरी का नाम बताया, अगर उसका इलाज कर दे तो गुर्दे वापस आ जाते हैं। और एक परमानेंट होता है जिसको हम CKD बोलते हैं, परमानेंट वाला, उसका कोई इलाज नहीं, उसकी दवाइयाँ समय पे दवाई आप डॉक्टर से मिलते रहें और दवाइयों में परहेज़ ना करें, समय पे खाएं और खान पान का प्रॉपर ध्यान रखें। अच्छा सर, आपके इस कैरियर में अभी तक के कि कोई सबसे अच्छा जो आपको लगा हो कि यार मतलब आज तो कमाल हो गया, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा कार्य मुझसे करा दिया, कुछ ऐसा? ऐसे पिछले 6 महीने में ही मैं बताता, पिछले 6 महीने 10-12 केसेज ऐसे रहे हैं कि पेशेंट डायलिसिस में रहा हुआ है, लेकिन पता नहीं दवाइयों से वो डायलिसिस से हट गया है। और कभी मैं खुद सरप्राइज होता हूँ कि ये मेरे कारण हुआ, ये भगवान का लक है इसका। ठीक है, ये मैंने देखे हैं, चमत्कार भी होते देखे हैं। मेरे 8 से 10 के उससे ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो कि डायलिसिस से उनका क्रिएटिनिन 2, 3, 4 पे आके रुका पड़ा है और सभी बड़े खुश रहते हैं। ये
आप कहें कि उसको आप चैलेंज मान लें या इसको भगवान का देन मांग लें या इसको पेशेंट का लक लें। ये तो सर आपका वो है कि आप इतने अच्छे से पेशेंट को वैसे ही बिना दवाइयों से पहले ही जो आधा सही कर देते हैं ना बात करके, ये सब हमारी कोशिश है हमारी कोशिश है कि बिना दवा के ठीक हो जाए, वो दवा की जरूरत ना पड़े। लेकिन सर ऐसा भी नहीं है कि भाई दवा की जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत तो फिर हॉस्पिटल भी तो चलने चाहिए। नहीं सर, वो अलग का सर, किस मरीज आते हैं रहते हैं सर। अगर आप ये सोच के आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप पहले मरीज को देखकर आप ट्रीटमेंट डिसाइड करें। जैसे मैंने बताया, अगर आप कारण को ढूंढ लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट आप करें तो शायद पेशेंट बहुत खुश हो जाएगा और पेशेंट का परमानेंट इलाज भी किया जा सकता है। कारण को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं कॉज। अगर पेशेंट का किडनी किसी भी तरीके से डैमेज है, लाइक इट इज एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिसीज, राइट, अगर उसका कारण ढूंढने की क्रिएटिनिन क्यों बढ़ रहा है, अगर उसका इलाज कर ले तो हम लोग वहाँ रोकथाम कर सकते हैं। कारण ढूंढना इंपॉर्टेंट है, दवा पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस कारण के हिसाब से आप दवा चलाएं, पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि आप अपना डायरेक्ट पर्सनल नंबर देते हैं, तो अगर आप चाहें तो हम वीडियो के माध्यम से आपका पर्सनल नंबर इसमें फ्लोट कर सकते हैं, जिससे अगर कोई किसी को भी कोई देखे वीडियो और उसको परेशानी हो, कोई भी है वो आपसे मिलना चाहे तो बात कर सकता है। जी बिल्कुल, मेरे को आपका बिल्कुल आप दे दें, मैं आपको मैं ही बता देता हूँ पर्सनल नंबर 9528827213। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, कभी भी अवेलेबल हूँ। अगर किसी कारणवश मैं फ़ोन नहीं उठा पाता तो मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ बाद में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो पे आने के लिए। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको देखा और सर की बात समझी। और ऐसे डॉक्टर जो मतलब शायद बहुत कम हैं जो इस तरीके से पेशेंट को सही करने पर विश्वास करते हैं कि वो पहले साइकोलॉजिकली सही करते हैं पेशेंट को, उसके बाद दवाई पे खाते हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसा अपना नंबर भी दिया, अपना पर्सनल नंबर दिया, तो अगर किसी को भी कोई दिक्कत है या कोई भी परेशानी है तो वो डॉक्टर साहब से रिलेट बात कर सकता है और अपनी परेशानी को सही कर सकता है। और यही हमारा एक उद्देश्य है कि जन जन तक एक ऐसी चीज़ पहुंचे जिससे वो लोग अवगत हों और एक अपने ज़िंदगी को खुशहाल रूप में जी पाए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया।